नहीं ले सका, इसलिए उनकी क्षमा मांगता हूं। आप सबको पता है कि कोई भी चुनाव जब होता है तो उस चुनाव में लोकतंत्र में स्वाभाविक रूप से लोग ये सवाल पूछते हैं कि हमने आपको उम्मीदवार करके चुना है तो आपके पार्टी ने और आपने हमारे लिए क्या काम किया है। मैं बड़ा नसीबवान हूं कि आप लोगों ने मुझे मेरी 2 टर्म तो पार्लियामेंट की पूरी की और तीसरी भी टर्म में आपने मुझे जिताया, इसलिए मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार मानता हूं। इस 10 साल में नागपुर शहर में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कार्य हुए हैं। अब सबकी डिटेल मेरे पास है पर उसमें मैं समय नहीं गवाऊंगा। पर आप सबको खुशी होगी कि अपने यहां ये जो सामने ब्रिज बना है, जो पहली बार वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड बना हुआ है कि नीचे में रोड है, ऊपर में दिल्ली, चेन्नई और मुंबई, कलकत्ता की रेलवे लाइन है, उसके ऊपर में फ्लाईओवर है और उसके ऊपर में मेट्रो है। एक ही जगह पर 4 लेयर, ये वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड हुआ है और जिसके कारण नागपुर का नाम पूरे दुनिया में पहुंचा है। नागपुर शहर में जो मेट्रो बनी अब वो कामठी तक जा रही है और यहां से आप डायरेक्ट एयरपोर्ट तक जा सकते हैं। नागपुर बदल रहा है पर ये गड्डी गोदाम की गली नहीं बदल रही वही मार्केट वैसा ही है। रोड पर लोग बैठते हैं, आपको भी अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। बीच में मैंने योजना बनाई थी कि जितने गरीब लोग हैं उनको ये मेट्रो स्टेशन के बाहर हम बढ़िया मार्केट बनाएंगे और कम पैसे में सब गरीबों को उनके अधिकार की जगह देंगे और रोड को बड़ा बनाएंगे। पर यहां की जनता चाहेगी तो करेंगे और आप नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। आज हमारा शहर देश का पहला शहर है कि 70 से 75% आबादी में आज 75% आबादी को 12 से 24 घंटे पानी मिलता है। कोई पानी की दिक्कत है आप क्या? कितने घंटे आता है? अच्छा, 24 घंटे आता है। हमने इस शहर में पानी की योजना बनाई और यह हिंदुस्तान का पहला शहर है कि जिसमें 24/7 करके हमने पाइपलाइन भी डाली और 93 पानियों की टंकी बनाने का प्रस्ताव तैयार किया। और मुझे खुशी है कि करीब 83 टैंक्स पूरे हुए हैं और जब हमारे 93 टैंक्स पूरे हो जाएंगे तो नागपुर टैंकर मुक्त शहर हो जाएगा। यहां टैंकर से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह हिंदुस्तान का पहला शहर है कि आप टॉयलेट में जो पानी डालते हैं उसको हम भांडेवाड़ी लेके जाते हैं, उसको शुद्ध बनाते हैं और कोराड़ी और खापरखेड़ा पावर प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र सरकार को बेचते हैं और जिससे हमारे नागपुर महानगर पालिका को आपके घर का टॉयलेट का पानी बेचकर 300 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। ये हिंदुस्तान का पहला शहर है। जो कचरा है वो भांडेवाड़ी में जाता है, उसको हमने सेग्रीगेट करने की व्यवस्था की है और उस कचरे से प्लास्टिक, ग्लास और मेटल अलग करके उसका रिसाइकलिंग होता है और जो कचरा है वो बायोडाइजेस्टर में डालकर वहां हम सीएनजी बनाने की शुरुआत भी हुई है। 2 टन
पर डे पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और 4 महीने के अंदर 28 टन सीएनजी पर डे बनेगा। अब इसका फायदा क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं कि अभी 2 महीने पहले मैंने पूना में बजाज की सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च की थी और ये जो मोटरसाइकिल थी पेट्रोल पे 1 किलोमीटर के लिए 2 रुपए 25 पैसे खर्चा आता है, तो सीएनजी के मोटरसाइकिल को 1 रुपए किलोमीटर केवल खर्चा आता है। तुम्हारे बाजू में ही बजाज की एजेंसी है पाटनी के यहां। अब वो स्कूटर और वो अपने लोग खरीदी करेंगे तो उनका अगर महीने में 8 से 10 हजार रुपए का बिल होगा पेट्रोल का, तो वो 4,000 रुपए पे आएगा, उनका 5 से 6 हजार रुपए महीने की बचत होगी। अभी शहर में हमने बड़े जोरों से काम शुरू कर दिया है गैस पाइपलाइन का। मेरी उम्मीद है कि 1 साल के अंदर पाइपलाइन से आपके घर में गैस आएगा और जो सिलेंडर में जो गैस आता है उसकी कीमत जो है उससे 30% सस्ता आपके घर में डायरेक्ट गैस आएगा, जिसके कारण आपकी बचत होगी। अगर ये पेट्रोल डीजल के बजाय सीएनजी और इथेनॉल आया और गैस अगर पाइपलाइन से आया तो एक मध्यम वर्गीय और गरीब के घर में कम से कम 8 से 10 हजार रुपए महीने का बचेगा। मेरा विश्वास है इस शहर में हमने सब जगह पर सीमेंट कंक्रीट के रोड बनाए, अनेक जगह पर छोटे छोटे बस्तियों में भी बनाए और ये रोड बनाने के कारण आज ऐसी स्थिति है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जितने लोग यहां बैठे हैं वो जब तक जिंदे हैं, फिर उनके बेटे जिंदे हैं और फिर उनके नाती जिंदे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि इस रास्ते पे कोई गड्ढे नहीं पड़ेंगे। मैं तो आपके आशीर्वाद से 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर सका हूं, पर मुझे इस बात का गौरव है, मैं डरता नहीं किसी से। 50 लाख करोड़ के मैंने काम किया। अनेक कॉन्ट्रैक्टर नागपुर में कोई गड्डी गोदाम में भी रहते होंगे, मैंने भड़वेगिरी का काम नहीं किया। एक भी कॉन्ट्रैक्टर कोई कह देगा कि काम के लिए मुझे कुछ रुपए देने पड़े तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हम ये मानते कि राजनीति है गरीबों की सेवा करने के लिए है। पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये हमारा विश्वास है। और कभी भी काम करते समय जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स इसके आधार पर काम नहीं किया। हमने ताजबाग का सौंदर्यीकरण किया। आज जाकर देखिए ताजबाग कैसे बना है। अभी बीच में मेरे यहां नागपुर में मिलने के लिए संजय खान करके एक्टर आए थे। वो बोले मैं ताजुद्दीन बाबा का दर्शन करने के लिए वहां जाता हूं, फिर आपके आता हूं। और बहुत बार नागपुर आए, दर्शन करके आने के बाद मेरे घर पर आए और मेरे पैर छूने लगे। तो बोला ये क्यों कर रहे हो आप मेरे से बड़े हैं। बोले आपने बाबा का तो ऐसा बना दिया कि मेरे से रहा नहीं जाता, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं, इतना सुंदर बना। हमारे बारे में यह दुष्प्रचार किया गया कि हम दलितों के विरोध में हैं, हम बाबा साहब का संविधान बदलने वाले हैं। ये जो दीक्षा भूमि है, जब मैं महाराष्ट्र का पालक मंत्री था तो इसका काम बंद पड़ा था। रासू गवई साहब मेरे पास आए, महाराष्ट्र सरकार के पैसे नहीं मिल रहे थे। सदानंद फुलझेले जी, गवई साहब, गजघाटे जी मेरे घर पर आए और मुझे कहे कि कुछ भी करके ये काम बंद पड़ा है, 6 महीने हुए, आप मार्ग निकालो। मैंने दीक्षा भूमि के जितने पैसे थे पूरे निकाल के दिए, स्टेनलेस स्टील के पाइप का रेलिंग किया और नाग नदी जो रामदास पेट से जाती है वहां से पानी लेकर, दीक्षा भूमि में पानी नहीं है, कोई कुएं को पानी नहीं लगता, वहां से पानी ले जाकर वहां बगीचा लगाने का काम किया
और दीक्षा भूमि को सुंदर बनाने का काम किया, जो हमारे कार्यकाल में हुआ। बाबा साहब अंबेडकर जी का जो साहित्य था, जो चिचोली में है, उसके म्यूजियम के लिए पैसे मिले। जो हमारी सुलेखा तई कुंभारे है, कामठी में उन्होंने ड्रैगन टेम्पल बनाया, उस टेम्पल के लिए हमने पैसे भी दिए। और अभी मैं भी वहां काफी समय भगवान गौतम बुद्ध जी का दर्शन लेने के लिए जाता हूं, बैठता हूं। और उस जगह पे जो मेट्रो का स्टेशन बन रहा है, उसको ड्रैगन टेम्पल स्टेशन, हमने उसका नाम रखेंगे, ये भी जाहिर किया है। इस शहर में मैंने कितने पुल बनाए और कितने बनाए, अब मैं लिस्ट पढ़ता नहीं। सुधाकर राव देशमुख जी ने मुझे आग्रह किया, मेरा मन नहीं था। ये लिबर्टी के सामने इतना बड़ा फ्लाईओवर बना, और ये फ्लाईओवर, इसकी कीमत कितनी है? ये 450-500 करोड़ का फ्लाईओवर बना। ये जो आपका फ्लाईओवर बना है, ये गड्डी गोदाम से निकल रहा है, इसमें मेट्रो कर नहीं रही थी। मैंने अपने डिपार्टमेंट से 700 करोड़ रुपए ये नेशनल हाईवे पकड़कर इस फ्लाईओवर के लिए दिए, तब मेट्रो ने इसका काम किया। नागपुर शहर का रिंग रोड बना। हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए, इसलिए जो पारडी का कचरे का डंप यार्ड था, उस डंप यार्ड पर हमने वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी सिम्बोसिस वो लाई, जिन्होंने ताजमहल से सुंदर यूनिवर्सिटी बनाई, और वहां 15,000 नागपुर और विदर्भ के बच्चे पढ़ते हैं। और जितने लोग पढ़ते हैं वो सब फॉरेन में नौकरी करने के लिए जाकर करोड़ों में कमा रहे हैं। फिर उसी जगह पर हमारे देश की 5 संस्था में आती है नर्सिंग मुंजी, एडमिशन नहीं मिलती, और उस संस्था को लाया, उनको 50 एकड़ जगह दी, और केजी टू पीजी का वहां बांधकाम शुरू हो गया। और इस दोनों संस्था में नागपुर शहर के गरीब जनता के बच्चे पढ़ेंगे। मुझे याद है कि मैं जब पालक मंत्री था, तब मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, और इंजीनियरिंग कॉलेज सब नेताओं ने लिए हैं। मेडिकल कॉलेज लिए, बीएड कॉलेज लिए, डीएड कॉलेज लिए, मैंने नहीं लिए। मुझे ये भड़वेगिरी का कोई काम ही नहीं करना, नहीं तो टीचर का आधा पगार खाओ, अपॉइंटमेंट के लिए पैसे लो, ये लफड़ा नहीं करता मैं। मुझे मिला हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज, ये तुम्हारे बाजू में अंजुमन इस्लाम को मैंने दिया। अगर हम मुसलमान के विरोधी होते तो आज उस इंजीनियरिंग कॉलेज से लड़के लड़कियां कम से कम 10-12 हजार लड़के लड़कियां इंजीनियर बनी हो, और उनका भविष्य बदल गया। और वो इंजीनियरिंग कॉलेज दिया क्योंकि मैंने कहा कि मुस्लिम समाज को शिक्षा की आवश्यकता है। जब तक पढ़ेंगे नहीं, अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग नहीं पढ़ेंगे, तो रोजगार नहीं मिलेगा। आप मस्जिद में 10 बार नमाज पढ़ो, पर नॉलेज इज द पावर। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, तो बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने क्या कहा था कि जो शिक्षा है, शिक्षण है, हे वाघिणीचं दूध है। और इसलिए हमारे गरीबों के घर के बच्चे पढ़ने चाहिए। हमारे इस शहर में हमने जैसे शिक्षा क्षेत्र में काम किया, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम किया। मेयो हॉस्पिटल का विस्तार हो रहा है 1200 करोड़ रुपए का। मेडिकल कॉलेज का विस्तार हो रहा है, 1400 करोड़ रुपए उसके लिए सैंक्शन हुए। डागा हॉस्पिटल के लिए 150 रुपए सैंक्शन हुए। आप मुझे बताइए कि हमारे शहर में हमने हर जगह पर वैद्य की सुविधाएं उपलब्ध करके दी। उसके ऊपर नहीं रुके। हमारे यहां के जो दिव्यांग है, ऐसे 40,000 लोगों को, एक गड्डी गोदाम में भी बहुत होंगे, किसी को ट्राईसाइकिल दी, किसी को पैर लगा के दिए, किसी के कैटरेक्ट के ऑपरेशन किए। अभी तक मैंने 50,000 से ज्यादा तो हार्ट के ऑपरेशन मुफ्त करके दिए। और आने वाले व्यक्ति को यह नहीं पूछा कि तुमने किसको वोट दिया, मैं पूछता भी नहीं हूं। मैं नम्रतापूर्वक लोगों को कहता हूं, आपको वोट देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। जो वोट देगा उसका भी काम करूंगा और नहीं देगा उसका भी काम करूंगा।
मैंने थोड़ी ठेका लिया कि जिंदगी में मैं सांसद और मंत्री रहूं। मैं अपने ठसन से काम करता हूं और मैं लोगों की ईमानदारी से सेवा करूंगा। और इसलिए अभी मैं कमाल टॉकीज चौक में मेरे मां के स्मरणार्थ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई है। वहां वो प्रभाकर येवले जी ने जगह दी। वहां एमआरआई, सीटी स्कैन, पैथोलॉजी लेबोरेटरी, एक्सरे और डायलिसिस 5 बातों का सेंटर बना हुआ है। हमारे डॉक्टर एमआरआई के लिए गरीब आदमी को 12,000 रुपए लेते हैं, सीटी स्कैन के लिए 6,000 रुपए लेते हैं। अभी 4 महीने में उसका उद्घाटन होगा और 12,000 रुपए में जो एमआरआई मिल रहा था वो हम 800 रुपए में देंगे। जो सीटी स्कैन के लिए 6 से 8,000 रुपए लगते वो 600 रुपए में देंगे। और जो पैथोलॉजी की लेबोरेटरी है जिसके रिपोर्ट्स के लिए 12,000 रुपए लगते वो 200 रुपए में देंगे। एक्सरे 100 रुपए में और डायलिसिस भी 100 रुपए में करके देंगे। उस सेंटर का 3-4 महीने में उद्घाटन होने वाला है। हमने कभी ये नहीं देखा। मैं तो मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। क्या हम कभी अच्छे व्यक्ति की जात मां पूछते हैं? बाबा साहब अंबेडकर की कौन सी जात थी? छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जात थी? महात्मा ज्योतिबा फूले की कौन सी जात थी? डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब कौन थे? हमारे संत है तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकडोजी महाराज, गाडगे महाराज। क्या अभी हम उनकी जात पूछते हैं? नहीं पूछते, क्योंकि आदमी के बड़प्पन का संबंध उसके जात से नहीं है, उसके गुणों से है। और मैं इसकी चिंता भी नहीं करता। मैंने उसी समय कहा था कि मैं नागपुर का हूं और नागपुर की जनता मेरा परिवार है और उस कर्तव्य को मैं निभाऊंगा। और मैंने वो निभाने की कोशिश की। और इसलिए यही बात को लेकर इस शहर में शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य की सुविधाओं से लेकर, पीने के पानी से लेकर, बिजली से लेकर हर चीज में कैसे अच्छा काम हो। तेलंगखेड़ी में हमने म्यूजिकल फाउंटेन बनाया वर्ल्ड स्टैंडर्ड का। वो फाउंटेन इतना सुंदर बना कि उसका वर्ल्ड रेटिंग बहुत हाई है। वो फाउंटेन बनाया तो हिंदी की कमेंट्री गुलजार की थी, अंग्रेजी की अमिताभ बच्चन की थी, मराठी की नाना पाटेकर की थी और एक रेवती करके कन्नड़ तमिल फिल्म की अभिनेत्री थी, उसको काम दिया था। उसका संगीत तैयार किया था AR रहमान ने और पूरे दुनिया तक वो आकर्षण का केंद्र बना। ऐसा म्यूजिकल फाउंटेन अपने यहां बना। अभी इसी क्षेत्र में वाड़ी से लेकर हमारे यूनिवर्सिटी तक, धर्मपेट के पेट्रोल पंप तक बड़ा उड्डान पुल बना है। और उसमें से एक उड्डान पुल को हमने डॉक्टर श्रीकांत जिचकार का भी नाम दिया है। मैं आपको बताता हूं, ये आपके कमाल टॉकीज चौक से जो ब्रिज बन रहा है डायरेक्ट उमरे रोड तक, ताजबाग के आगे, वो अपने आप में एक नए टेक्नोलॉजी का उपयोग है। और सबसे बड़ी बात अगर हमने कोई की वो ये की कि नागपुर के गरीब लोग हैं, उनके लड़कों को रोजगार कैसे मिले। नागपुर में 49 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, ट्रिपल IIT है, हमारा इंटरनेशनल लॉ स्कूल है, बिहान में हमारा IIM है और 1000 सीट का मेडिकल कॉलेज एम्स के रूप में है। हमने सोचा कि नागपुर के बच्चे, गरीबों के बच्चे पढ़ने चाहिए और मिहान का प्रोजेक्ट हमने शुरू किया। नेताओं को चिंता रहती है कि अपने बेटों का क्या होगा। जो आता वो बोलता है पहले टिकट मेरे बेटे के दो, बेटे को नहीं दिया तो पत्नी को दो, पत्नी को नहीं दिया तो ड्राइवर को दो, और ड्राइवर को नहीं दिया तो मेरे चमचे को दो। मेरा लड़का लड़की पत्नी कोई आपके पास वोट मांगने के लिए नहीं आएगा। मैंने कह दिया कि मैं पोस्टर चिपकाता था दीवारों पर, काली दीवार पर चुना लगाता था। मेरी राजनीतिक विरासत पर किसी का अधिकार है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अधिकार है। ये बैठा है मेवालाल गुप्ता, वो साहू का दुकान है कि बंद हुआ है क्या? हाँ, ये बैठे दोनों। हम आते थे गड्डी गोदाम,
आपने तो कभी हमको वोट भी नहीं दिया, आजकल भी कितने मिलते मालूम नहीं। ये दोनों रहते थे, मेवालाल बैठा है सामने, देखा मैंने, और साहू जी थे, इनका किराने का दुकान था। एक बाई इलेक्शन हुआ था वार्ड का, इनको खड़ा किया था, तब तो कोई वोट ही नहीं देते थे। हमको सम्मान नहीं था, इज्जत नहीं थी, भोंगाड़े पे आवाज देते थे। ये पार्टी बड़ी, ये मेवालाल और साहू जैसे कार्यकर्ताओं ने जब प्रतिकूल परिस्थिति में काम किया, उनके कारण। अब तो बहुत लोग आ गए, अब तो मेरे साथ 50 पुलिस वाले घूमते हैं और आगे पीछे घूमते हैं। तब तो टपरी पे आधा कप चाय पीते थे, बहुत बार इस चौक में पिया हूं मैं। तब चवन्नी में आधा कप चाय मिलता था। उस परिस्थिति में हम काम करते रहे, और इसलिए बहनों और भाइयों, हमने मेहनत और परिश्रम से काम किया है। राजनीति हमारा धंधा नहीं है, हमें देश की तस्वीर को बदलना है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है। मिहान में 88,000 लड़कों को रोजगार मिला, जिनके नामों से लिस्ट मेरे पास है। उसमें मेरे मोमिनपुरे के भी लोग हैं, मिहान में जिनको नौकरियां मिली है, लड़के लड़कियों को। हमने कभी ये हिसाब नहीं किया कि कौन से जात के कितने हुए हैं। जो गरीब है वो गरीब होता है, और गरीब के लिए काम करना यही हमारा मकसद है। और इसलिए ये सब कुछ काम हम क्यों कर सके, मुझे बताइए। हम ये काम इसलिए कर सके, ये मेरे कारण काम नहीं हुआ, देवेंद्र जी के कारण नहीं हुआ, सुधाकर राव के कारण नहीं हुआ। ये काम अगर हुआ है तो मेरे सामने बैठी हुई जनता के कारण हुआ। अगर आप हमको अगर साथ नहीं देते तो हम कहां से काम कर सकते हैं। और इसलिए मुझे विश्वास है कि आपका प्रेम, आपका विश्वास, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आज हेलीकॉप्टर से काफी दूर तक गया था, नांदेड़ तक। तो आते आते एक नेता मेरे साथ थे। जब सभा खत्म हो गई तो मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए काफी लोग सामने आए। अब पुलिस वालों ने उनको रोक दिया। मैंने कहा उनको बुलाओ। तो हर आदमी बोल रहा था, मैं हमारा आपके फैन है। मुझे तो बहुत फैन मिल गए। अब YouTube से मुझे 3 लाख रुपए महीना मिलता है, और 3 दिन पहले गोल्डन डिस्क मिल गई। मैं एक भाषण देता हूं तो 25 करोड़ लोगों तक सुना जाता है। यहां भी बोल रहा हूं, वो भी सुना जाएगा। और मैं जो दिल में होता है वही बोलता हूं। एक आधा काम नहीं करना है तो मुंह पे बताता हूं, होता नहीं आओ मत फिर से। मैं घुमाता नहीं, मी करीन, मी बघीन, मी पाहुनगीन, हट। होता है तो हाँ, नहीं होता है तो नहीं। क्योंकि मैं थोड़ी ताजुद्दीन बाबा हूं कि अंगारा फेंक दिया और हो गया। मैं भी कुछ काम नहीं कर सकता, पर जनता का प्रेम मिला है। और किसी की भी नेता के जीवन में अगर सबसे बड़ी पूंजी है तो लोगों का प्रेम ये सबसे बड़ी पूंजी है। लोगों का विश्वास ये पूंजी है। मैं परसों दिल्ली से आ रहा था, लाइन से विमान में सब फोटो निकाल रहे थे। तो एयर होस्टेस ने सूचना दी, डोंट डिस्टर्ब, आगे कोई नहीं आएगा। थोड़ी देर के बाद मेरे पास एक आदमी, साहब जरा उधर आइए ना, मुझे फोटो निकालो। फिर दोनों के साथ निकाले और फिर बैठा तो कैप्टन आ गया। हवाई जहाज चल रहा था। अरे मैंने बोला तुम छोड़ के यहां आ गए, उधर क्या है, तो डाल दोगे नीचे। बोले साहब चिंता मत करिए, सेट करके आया हूं। उसका फोटो हुआ, वो गया तो दूसरा आया। कोई जात, पंथ, धर्म, भाषा में देश में जहां जाता हूं लोगों का प्रेम मिलता है, यही विश्वास है। मेरी औकात और हैसियत से ज्यादा लोगों का प्रेम और विश्वास मिला, यही हमारी पूंजी है। और काम करना चाहते हैं। अभी जितना कुछ काम नागपुर में 1 लाख करोड़ का हुआ, वो तो ट्रेलर है। 88,000 लोगों को रोजगार मिला, वो ट्रेलर है। सही फिल्म शुरू होना बाकी है। नहीं तो कांग्रेस वालों को भी पूछो, तुमने क्या किया। डीएड कॉलेज, बीएड कॉलेज, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इसके सिवा कुछ नहीं हुआ। और एक ही काम करते कि बीजेपी वाले आएंगे
तो देखो मुसलमानों, तुमको कटवा देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे, सुरक्षित रहना है तो पंजे पर मुहर लगाओ। अब मुझे बताइए कि हमने आयुष्य योजना में इंश्योरेंस किया, सब धर्म समाज को फायदा मिल रहा है। लाडली बहन की योजना आई, हिंदुओं, मुसलमानों, बौद्धों, सब लड़कियों को, महिलाओं को फायदा मिल रहा है। निर्मला हमारी योजना आई, उसमें मुझे बताइए हमने गैस सिलेंडर 9.5 करोड़ लोगों को दिए, तब कोई भेदभाव किया? अरे मेरे जीवन में सबसे अच्छा काम कोई होगा तो ये आपको मालूम नहीं, मैं जब स्कूल में पढ़ता था ना तो गड्डी गोदाम किस लिए प्रसिद्ध था मालूम है आपको? ये साइकिल रिक्शा चलाने वाले सबसे ज्यादा रिक्शे वाले इधर रहते थे और दलित और मुस्लिम समाज के थे। मैं मंत्री बना, मैंने कहा कि ये प्रथा मैं बंद करूंगा। 1.5 करोड़ लोग आदमी को ढोने का काम करते थे, 1 क्विंटल का बोरा अपने पीठ पर रखते थे। ये प्रथा मैंने बंद की, मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा देश में लाया और सही में दलित और मुस्लिम समाज के करोड़ों लोगों को इस गंदे धंधे से मुक्त करने का काम किया। हमारे बारे में कहते हैं कि आप बाबा साहब का संविधान बदलेंगे। मैं लॉ का विद्यार्थी हूं, शायद आपको पता नहीं होगा, मुझे 9 डॉक्टरेट मिली है और 5 कृषि विज्ञान में मिली है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉ के फाइनल ईयर में संविधान पर पेपर था। हमारे संविधान 3 पार्ट में है, उसमें जो मूलभूत तत्व है उसका एक पार्ट है। और सुप्रीम कोर्ट में केस हुई थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 10 न्यायमूर्ति 11 लोगों का खंडपीठ था और उसमें निर्णय हुआ कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। संविधान के मूलभूत तत्व बदल नहीं सकते, कोई नहीं बदल सकता, कोई सरकार नहीं बदल सकती, कोई प्रधानमंत्री नहीं बदल सकता। और झूठा प्रचार किया गया। और जो 2 पार्ट में संविधान में बदल हो सकता है, इस संविधान को तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। जब 75 में इमरजेंसी आई, तो इमरजेंसी जब आई तो इंदिरा जी ने और कांग्रेस पार्टी ने अपने स्वार्थ के लिए बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाई और संविधान अनेक जगह पर तोड़ दिया। बाद में जनता पार्टी आई और हमने फिर से एक बार उस संविधान में सुधार किया था। हम तो संविधान न तोड़ने देंगे, ना संविधान को बदलने देंगे, और न कभी कोई करेगा तो कभी उसको करने नहीं देंगे। पर हमारे ऊपर झूठा चार्ज लगाया, मुसलमानों के मन में जहर फैलाया। हाँ, मतभिन्नता हो सकती है, कोई जरूरत नहीं है कि सब बातों में एक मत हो। ये चर्च वाले आपके यहां के मेरे पास आए थे, मेरे बड़े अच्छे संबंध है फादर के साथ। ये राजेश तांबे, परिणय फुके, सब वो बड़ा डेलीगेशन लेके आए थे और उनने मुझे कहा कि इस ब्रिज में हमारी इस चर्च की जगह जा रही है, कुछ मार्ग निकालिए। मैंने उस चर्च को बचाने का काम किया, वो अलाइनमेंट बदली, उसके लिए पैसा लगा, एक्विजिशन करना पड़ा, पर मैंने कहा चर्च है, इसका नुकसान मत करिए। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी बात पर काम कर रहे हैं। और इसलिए किसी भी गलत फहमी में मत रहिए। आज तक जो कुछ काम हुआ वो आपके कारण हुआ। फिर से एक बार दिल्ली में मैं हूं और महाराष्ट्र में फिर से एक बार हमारी सरकार आती है तो देवेंद्र जी है। और डबल इंजन का, अगर ये बुलेट ट्रेन को, विकास के, नागपुर के बुलेट ट्रेन को डबल इंजन लग जाएगा तो ये स्पीड विकास की 3 गुना बढ़ेगी। आज 88,000 लड़कों को रोजगार मिला है। 3 साल के अंदर 2 लाख नागपुर के युवाओं को मिहान में रोजगार मिलेगा, ये वचन मैं आपको देता हूं। अजनी का रेलवे स्टेशन अच्छा हो रहा है, मेन रेलवे स्टेशन अच्छा हो रहा है, इतवारी का स्टेशन अच्छा हो गया, रेलवे लाइन 2, 3, 4 की बन गई, नागपुर से इटारसी, नागपुर से गोंदिया, नागपुर से वर्धा। बहनों और भाइयों, अब तो हम नागपुर में ऐसी बस चला रहे हैं, देश की पहली बार, जो फ्लैश चार्जिंग पर है। मैं चेकोस्लोवाकिया गया था,
वहां से मैंने टाटा के एमडी को फोन किया और टाटा को कहा इनके साथ जॉइंट वेंचर करो, और वो बस जो आ रही है पूरे रिंग रोड पर घूमेगी, जो हर स्टॉप पे चार्ज होगी, और उस बस में 135 लोग बैठेंगे। एयर कंडीशन बस होगी और उसमें हर चेयर पर टीवी होगा, और जैसे हवाई जहाज में एयर होस्टेस होती है, चाय नाश्ता देती है, वैसे बस होस्टेस होगी और चाय और वड़ा पाव मिलेगा। और उसका टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा, और देश में पहली बार ये मिनी मेट्रो ये सर्विस नागपुर में शुरू होगी। मैंने पायलट प्रोजेक्ट के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर करके महानगर पालिका को ऑर्डर भी दे दिया। ये देश बदलना चाहिए। नागपुर हिंदुस्तान का सबसे अच्छा शहर बनना चाहिए। यहां के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, और ये शहर सुखी समृद्ध संपन्न बनना चाहिए। यही बात पर हमने काम किया है। मुझे बहुत खुशी है कि सुधाकर कोड़े पहले एमएलए थे दक्षिण नागपुर से। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं। मेरा गांव धापेवाड़ा है, मेरे बाजू के गांव में आदासा बोरगांव में वो रहते थे। एक किसान परिवार से, गरीब परिवार से उनका जन्म हुआ। ईमानदारी से अपने जीवन को उन्होंने खड़ा किया। महानगर पालिका में एनआईटी के ट्रस्टी के रूप में इस शहर में विकास के अच्छे काम किए। आज भी गौर गरीब जनता के लिए, उनके अधिकार के लिए संघर्ष किया। ऐसे एक अच्छे व्यक्ति को हमने यहां से उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया है, और मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि आपका बहुमूल्य मत सुधाकर राव जी के लिए कमल की बटन दबाकर आप उनको विजयी बनाइए। यही प्रार्थना मैं करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा। नमस्कार, धन्यवाद।